हेलो एवरीवन, दिस इज सस्मिता। वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 इंग्लिश का PT2 एग्जाम का एक सैम्पल पेपर। टोटल मार्क है 40, टाइम 90 मिनट्स। क्वेश्चन पेपर डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, मैंने क्लास 6 PT2 एग्जाम का इंग्लिश सैम्पल पेपर एक और वीडियो बनाया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके चेक कर लीजिए। डिफरेंस इतना ही है कि वो लास्ट ईयर का वीडियो है, इसलिए उसमें पुराने सिलेबस है, लेकिन आपका ग्रामर, पैराग्राफ राइटिंग, जितने भी लेटर राइटिंग, फॉर्मल, इनफॉर्मल, डायरी एंट्री, पैराग्राफ राइटिंग, ये सब सेम ही रहता है ईच एंड एवरी ईयर क्लास 6 के लिए। तो ये सब आपको उस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। आपका एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो जाएगा, तो जाके एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। अराउंड नून ईच डे जे लिसनर गेट्स हंग्री। एवरीडे नून के टाइम पर जे लिसनर को भूख लगती थी, बट ही कैन नॉट गेट हिज ओन लंच। लेकिन वो अपना खुद का लंच खुद नहीं ले पाते थे। क्यों? बिकॉज पैरालाइज्ड फ्रॉम द वेस्ट डाउन एंड हैविंग लिमिटेड यूज ऑफ हिज अपर बॉडी एंड फोर आर्म्स, लिसनर डज नॉट हैव द स्ट्रेंथ टू पुल ओपन द रेफ्रिजरेटर डोर विदाउट फ्लोपिंग फॉरवर्ड फ्रॉम द वेस्ट। तो जे लिसनर का लोअर बॉडी जो है टोटल पैरालाइज्ड है, इसीलिए अपने अपर बॉडी को झुकाते हुए फोर आर्म से लिसनर के लिए रेफ्रिजरेटर का डोर ओपन करना बहुत मुश्किल था। सो ही कॉल्स ऑन टेडी, इसीलिए वो टेडी को बुलाते हैं। टेडी उनका एक पेट डॉग है। टेड हिल, लिसनर सेज इन ए जेंटल फर्म टोन। जेंटल मीन्स सॉफ्ट वॉइस एंड फर्म मीन्स क्लियर वॉइस। सो सॉफ्ट क्लियर वॉइस में लिसनर बुलाते हैं टेडी को, टेड हिल। देन he has moved his chair near the fridge, फिर वो अपनी चेयर को फ्रिज के पास मूव करते हैं। टेडी, a big square-headed black Labrador, crosses the linoleum and sits next to listener's chair. Ted, pull the strap. टेडी एक ब्लैक कलर का लैब्राडोर डॉग है। वो आता है जे लिसनर के पास, crosses the linoleum. Linoleum means फ्लोर कवरिंग। वो फ्लोर कवरिंग को क्रॉस करता है एंड लिसनर के चेयर के पास जाके बैठ जाता है। फिर लिसनर बोलते हैं टेडी, पुल द स्ट्रैप। शायद रेफ्रिजरेटर के डोर के साथ कोई स्ट्रैप बंधा हुआ था, स्ट्रैप मीन्स कोई रस्सी बंधा हुआ होगा, तो वो डॉग को बोल रहे हैं कि वो स्ट्रैप को पुल करे। द डॉग पुल्स ऑन द रोप एंड द रबर स्ट्रैप अटैच्ड टू द रेफ्रिजरेटर्स हैंडल। रेफ्रिजरेटर के हैंडल में बंधा हुआ रबर के स्ट्रैप को डॉग पुल करता है। ओपन्स द डोर, डोर खोलता है। स्टिक्स हिज बिग हेड इनसाइड, अपना बड़ा सा हेड रेफ्रिजरेटर में स्टिक करता है एंड विथ हिज टीथ, अपने दांतों से जेंटली एक्सट्रैक्ट्स ए बैग, धीरे से एक बैग को खींच के लाता है। दैट होल्ड्स लिसनर्स प्रीवियसली प्रिपेयर्ड लंच, जिस बैग में लिसनर के लिए पहले से ही लंच बना के रखा गया था। टेडी केयरफुली सेट्स द बैग ऑन लिसनर्स लैप। टेडी केयरफुली उस बैग को लिसनर के लैप में रख देता है। लैप मतलब गोदी में रख देता है। एज टेडी इलुस्ट्रेट्स, जैसे कि टेडी बताया जाता है, ए न्यू ब्रीड ऑफ डॉग्स, वो एक न्यू ब्रीड ऑफ डॉग है। ब्रीड मतलब स्पेसिस, डॉग्स का एक न्यू स्पेसिस है। हैज अराइव्ड इन द वर्ल्ड ऑफ हेल्थ केयर, जो कि हेल्थ केयर की दुनिया में नया नया आया था। वंस लिमिटेड ओनली टू गाइडिंग द ब्लाइंड, पहले वो सिर्फ ब्लाइंड लोगों को गाइड करने के लिए यूज किया जाता था। ट्रेन डॉग्स आर बीइंग यूज्ड इन मेनी हेल्पफुल रोल्स, और ट्रेन डॉग्स जो होते हैं बहुत हेल्पफुल होते हैं, बहुत काम आते हैं। हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स आर यूजिंग एनिमल्स कॉल्ड थेरेपी डॉग्स। हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम में अभी एनिमल्स का यूज किया जाता है थेरेपी के लिए। उनको नाम दिया गया है थेरेपी डॉग्स, टू कंफर्ट, एंटरटेन एंड डिस्ट्रेस। पेशेंट्स की कंफर्ट के लिए, पेशेंट्स को एंटरटेन करने के लिए, उनकी स्ट्रेस रिलीव करने के लिए ये डॉग्स यूज किए जाते हैं। एंड देयर बाय हेल्प हील पेशेंट्स बैटलिंग ए वैरायटी ऑफ कंडीशंस, और इस तरह से बहुत सारे पेशेंट को हील किया जाता था। सो अब क्वेश्चंस यहाँ पर है। लिसनर वाज ए हैंडीकैप, लिसनर एक हैंडीकैप थे, जैसे कि हमने पैराग्राफ में पढ़ा, वेस्ट के नीचे से उनके पैर सब पैरालाइज्ड थे। सो लिसनर वाज ए हैंडीकैप्ड एज ही, क्योंकि ही कैन नॉट यूज हिज अपर बॉडी, नहीं उनका अपर बॉडी काम करता था। कैन नॉट यूज हिज फोर आर्म्स, वो अपना फोर आर्म्स हाथ यूज नहीं कर पाते थे, नहीं कर पाते थे। इज पैरालाइज्ड फ्रॉम द वेस्ट डाउन, यस वेस्ट से लेकर उनका पूरा लोअर बॉडी पैरालाइज्ड था। सो यहाँ पे होगा ऑप्शन 3, पैरालाइज्ड फ्रॉम द वेस्ट डाउन। दिस वन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्ट प्लेयड बाय टेडी इज, टेडी का काम यहाँ पर क्या था? टू पुल द स्ट्रैप, टू बाइट द डोर, टू ब्रिंग आउट द लंच। हाँ, लंच लाने में हेल्प करना यहाँ पे टेडी का काम था। सो वी विल सिलेक्ट द ऑप्शन 3, टू ब्रिंग आउट द लंच। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सी की तरफ। द मेन एफर्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स इज टू, हॉस्पिटल्स का मेन काम था यूज एनिमल्स टू हेल्प द हैंडीकैप्ड, हैंडीकैप्ड को हेल्प करने के लिए एनिमल्स को यूज करना। रेंडर हेल्प टू हैंडीकैप्ड। नेक्स्ट है हील द पीपल, लोगों को हील करने के लिए वहां पे डॉग्स का यूज किया जाता था। सो ऑप्शन 3, हील द पीपल विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट डी, द वर्ड ब्रीड मीन्स लैब्राडोर, ब्रीड ऑफ डॉग्स, ब्रीडिंग,
spaces. So यहाँ पे fourth option spaces will be the correct answer. Next, the title of the passes can be dogs, service dogs, hospital dogs, good dogs. So मैं यहाँ पे choose करूंगी option 3 hospital dogs. This one will be the correct answer here. Next है question number 2. Read the passage and answer the questions. Passes पढ़ लेते हैं. What was surprising was that Surya did not feel bad about losing. सरप्राइज की बात ये थी कि गेम हारने के बाद भी सूर्या बुरा नहीं फील कर रहा था. What was more surprising was that Prabhat saw Surya playing basketball the next day. और सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग की बात ये थी कि नेक्स्ट डे प्रभात सूर्या को बास्केटबॉल खेलते हुए देखता है. सूर्या वॉज सो होपलेस एट इट. सूर्या इसके लिए बहुत निराश हो चुका था दैट ही कुड नॉट स्कोर ए बास्केट फॉर 10 मिनट्स. क्यों निराश हुआ था, क्यों होपलेस हो गया था सूर्या? क्योंकि 10 मिनट्स के अंदर सूर्या एक भी स्कोर नहीं कर पाया था. येट ही एंजॉयड प्लेइंग द गेम. फिर भी वो गेम खेलना एंजॉय कर रहा था. हिज हैप्पी स्माइल नेवर लेफ्ट हिज फेस. उसका जो हैप्पी स्माइल है उसके फेस से कभी भी गायब नहीं हुआ. देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या हैं. व्हाट वाज प्रभात एटीट्यूड टुवर्ड्स विनिंग एंड लूजिंग. प्रभात का एटीट्यूड क्या था टुवर्ड्स विनिंग एंड लूजिंग? जैसे कि चैप्टर में हमने पढ़ा है कि प्रभात हमेशा गेम हार जाने से डरता था और वो वही गेम खेलता था जिसमें उसके जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं. तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन 2 ही hated losing and only played games he was sure to win. This one will be the correct answer. Next question है who was the new person who joined Prabhat school. So यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन 1 सूर्या. This one will be the correct answer. Next question है what was Surya's attitude towards playing games. गेम खेलने में सूर्या का एटीट्यूड कैसा था? सूर्या का एटीट्यूड ये था कि वो जीते या हारे उसके लिए कोई मायने नहीं रखता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ गेम एंजॉय करने के लिए खेलता है. सो चेक कर लेते हैं यहाँ पे आंसर कौन सा होगा. ही वॉज वेरी कॉम्पिटिटिव एंड हेटेड लूजिंग. नहीं, ही एंजॉयड प्लेइंग गेम्स रिगार्डलेस ऑफ द आउटकम. यस, दिस वन विल बी द करेक्ट आंसर ऑप्शन 2. नेक्स्ट है व्हाट डिड प्रभात लर्न फ्रॉम ऑब्जर्विंग सूर्या. सूर्या को ऑब्जर्व करते हुए प्रभात ने क्या सीखा. ऑप्शन 1 दैट विनिंग इज एवरीथिंग. नहीं. ऑप्शन 2 दैट एंजॉइंग द गेम इज मोर इम्पोर्टेंट देन विनिंग और लूजिंग. हाँ, हार जीत से बहुत ऊपर गेम को एंजॉय करना होता है और ये चीज उसने सूर्या से सीखा था. तो ऑप्शन 2 एंजॉइंग द गेम इज मोर इम्पोर्टेंट देन विनिंग और लूजिंग. दिस वन विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड प्रभास बिहेवियर चेंज आफ्टर ऑब्जर्विंग सूर्या. सूर्या को ऑब्जर्व करने के बाद प्रभात के बिहेवियर में कौन कौन से चेंजेस आए. ही बिकेम मोर कॉम्पिटिटिव एंड फोकस्ड ऑन विनिंग. नहीं. He started enjoying games more and did not worry about the winning or losing. Yes, this one will be the correct answer. Next, आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ. Writing and grammar portion. Question number 3. Write an application for a week's leave to the headmaster of your school as you are unable to attend school because of the viral fever. आप 7 days के लिए स्कूल नहीं जाओगे क्योंकि आपको वायरल फीवर हो गया है, तो इसीलिए आप स्कूल हेडमास्टर को एक एप्लीकेशन लेटर लिखिए क्योंकि आप स्कूल नहीं जा पाओगे. तो चलिए चेक कर लेते हैं आंसर्स कैसे लिखेंगे. तो हम आंसर कुछ इस तरह से लिखेंगे. टू द हेडमास्टर मार्वल स्कूल मुंबई 1. देखिए एप्लीकेशन लेटर लिखने का जो पैटर्न होता है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया था, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जाके देख लीजिए. बहुत अच्छे से मैंने वहां पर डिस्क्राइब किया है. मोस्ट ऑफ द टाइम आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको प्रिंसिपल को लेटर लिखना होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया है, हेडमास्टर को एप्लीकेशन लिखना है. अगर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आया कि प्रिंसिपल को आप एप्लीकेशन लेटर लिखिए तो आपको यहाँ पर 2 के नीचे द प्रिंसिपल लिखना है. मैंने एज इफ क्वेश्चन बनाया है कि हेडमास्टर को एप्लीकेशन लेटर लिखिए, इसीलिए मैंने आंसर में लिखा टू द हेडमास्टर. नेक्स्ट आपका स्कूल का नाम मैंने यहाँ पे लिखा है मार्वल स्कूल, आप अपने स्कूल का नाम लिख दीजिए. नेक्स्ट आपका स्कूल कौन से एरिया में है उस एरिया का नाम लिखना है, मैंने यहाँ पे लिखा है मुंबई 1. कहीं पे कोई भी कोमा नहीं देना है. नेक्स्ट इतना लिखने के बाद आपको एक लाइन छोड़ देना है. नेक्स्ट लिखना है आपको डेट, जिस दिन आप एप्लीकेशन लिख रहे हो उस दिन का डेट. जिस पैटर्न में मैंने डेट लिखा है उसी पैटर्न में आपको डेट लिखना है. इसलिए बोल रही हूँ बार बार कि वीडियो जाके एक बार पक्का चेक कर लीजिए एप्लीकेशन लेटर वाला वीडियो. ठीक है, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है. तो डेट लिखने के बाद आप एक लाइन छोड़ दीजिए. नेक्स्ट सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर ए वीक्स लीव. सब्जेक्ट आपका 6 to 7 वर्ड्स में खत्म हो जाना है, ज्यादा लेंदी नहीं करना है. नेक्स्ट एक लाइन छोड़ देना है. फिर आपको लिखना है रेस्पेक्टर सर. सैल्यूटेशन में हमेशा रेस्पेक्टर वर्ड का यूज करना. सो आप लिखेंगे रेस्पेक्टर सर, आई एम एम सूर्या, स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 ऑफ योर एस्टीम स्कूल. मैंने यहाँ पे एम सूर्या लिखा है, आप अपना नाम लिख दीजिएगा. सबसे पहले मैंने अपना आइडेंटिटी यहाँ पे बता दिया फर्स्ट लाइन में. नेक्स्ट विथ ड्यू रेस्पेक्ट आई बेग यू, यहाँ पे आई लगेगा, लिख दीजिए आई. विथ ड्यू रेस्पेक्ट आई बेग यू टू ग्रांट मी 7 days लीव एज आई एम सफरिंग फ्रॉम वायरल फीवर. तो मुझे 7 days की छुट्टी चाहिए क्योंकि मुझे वायरल फीवर हो गया है,
इसीलिए मैं स्कूल नहीं आ पाऊंगा। इतना ही लिखना है आपको फर्स्ट पैराग्राफ में। सेकंड पैराग्राफ में हम पूरा डिस्क्राइब करके एक्सप्लेन करेंगे कि हमको छुट्टी क्यों चाहिए। सिंस द लास्ट 2 days, लास्ट 2 दिन से, दैट इज फ्रॉम 14/11/2024, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। 14 तारीख से मुझे फीवर है। दीज 2 days आई मैनेज टू अटेंड द स्कूल। फिर भी ये 2 दिन मैंने स्कूल अटेंड करने में कैसे भी मैनेज कर लिया। बट टुडे ड्यू टू हाई फीवर, लेकिन आज हाई फीवर की वजह से आई वॉज नॉट एबल टू अटेंड स्कूल। डॉक्टर हैज प्रेस्क्राइब्ड सम मेडिसिन। डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन दिए हैं एंड टोल्ड मी दैट इट इज ए वायरल फीवर, और बोला है कि एक वायरल फीवर है। ही ऑल्सो सजेस्टेड नॉट टू अटेंड स्कूल। उन्होंने स्कूल जाने से भी मना कर दिया है फॉर एटलीस्ट 1 week। सो आई नीड ए लीव ऑफ 7 days, दैट इज फ्रॉम 16/11/2024 टू 22/11/2024। ये हो गया हमारा सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ में आपने देखा हमको लीव क्यों चाहिए, पूरा डिटेल में हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट आपको लिखना है एक और पैराग्राफ, थर्ड वन, जिसमें कि आपको प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट करना है आपका लेटर ग्रांट करने के लिए। तो हम लिखेंगे, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रांट माई लीव फॉर 1 week, फॉर विच आई शैल बी ओब्लाइज्ड टू यू। इतना लिखने के बाद एक लाइन छोड़ के आपको लिखना है, योर्स ओबीडियंटली एम सूर्या आपका नाम, नेक्स्ट क्लास 6 आपका सेक्शन ए। तो इसको थोड़ा छोटा करके मैं आपको दिखा देती हूँ लेटर का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए आपके लिए। देखिए इस तरह से आपका फॉर्मेट होना चाहिए। सबसे पहले टू, नेक्स्ट किसको लेटर लिख रहे हैं, द हेडमास्टर, द प्रिंसिपल, समथिंग एल्स। उसके बाद एड्रेस, 2-3 लाइन में ये खत्म हो जाना चाहिए। फिर एक लाइन छोड़ के डेट, एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट, एक लाइन छोड़ के सैल्यूटेशन। नेक्स्ट रेस्पेक्टेड सर के नीचे आप जो भी लिख रहे हो उसको हम बोलते हैं बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर को डिवाइड करना है आपको 3 पैराग्राफ्स में। पहले पैराग्राफ में आप अपना इंट्रोडक्शन दोगे। सेकंड पैराग्राफ में आपको छुट्टी क्यों चाहिए वो एक्सप्लेन करके लिखोगे। थर्ड पैराग्राफ में आप उनको रिक्वेस्ट करोगे कि आपका लेटर वो ग्रांट कर ले। नेक्स्ट एक लाइन छोड़ के वापस से लिखना है आपको योर्स ओबीडियंटली, फिर अपना नाम, क्लास, सेक्शन। जहां जहां पे मैंने बोला है लाइन छोड़ना है तो आपको लाइन वहां पे छोड़ना ही है। नेक्स्ट इसके और में एक और क्वेश्चन है, यू आर सुरेश ऑफ हाउस नंबर 2 नेहरू नगर हैदराबाद। आप सुरेश है, आप रहते हैं हैदराबाद में नेहरू नगर में, आपका हाउस नंबर है 2। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड विनय डिस्क्राइबिंग योर बर्थडे पार्टी। तो आप अपने फ्रेंड विनय को लेटर लिखेंगे जिसमें आपको बर्थडे पार्टी आपने कैसे सेलिब्रेट किया है वो सब लिखना है। ये एक इनफॉर्मल लेटर है। चलिए देख लेते हैं इनफॉर्मल लेटर लिखने का पैटर्न। इसका भी मैंने वीडियो बनाया है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं पहले। इनफॉर्मल लेटर राइटिंग के स्टार्टिंग में आपको अपना नाम नहीं लिखना है, लेकिन अपना एड्रेस जरूर लिखना है, दैट इज हाउस नंबर 2 नेहरू नगर हैदराबाद। जितना क्वेश्चन में दिया गया है उतना ही एड्रेस आपको लिखना है, ज्यादा अपने मन से ऐड करके कुछ नहीं लिखना है। फिर आपको छोड़ देना है एक लाइन। यहाँ पे नेक्स्ट पीडीएफ में आंसर चला गया है, आपको एक लाइन छोड़ना है, फिर लिखना है डेट 16 नवंबर 2024। ठीक है, इसी फॉर्मेट में डेट आपको लिखना है। नेक्स्ट एक लाइन छोड़ के आपको लिखना है सैल्यूटेशन। देखिए आप टीचर को जब सैल्यूटेशन लिखते हो तो रेस्पेक्टेड इस वर्ड का आप यूज करते हो, लेकिन इनफॉर्मल लेटर राइटिंग में जब भी आप फ्रेंड को लेटर लिखते हो, मम्मी पापा किसी को भी लेटर लिखते हो, तो आपको रेस्पेक्टेड टर्म का यूज करने की जरूरत नहीं है। आप लिख सकते हो डियर, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है डियर विनय। फिर यहाँ पे भी सैल्यूटेशन के नीचे हम जो भी लिखेंगे उसको भी हम बोलेंगे बॉडी ऑफ द लेटर, और बॉडी ऑफ द लेटर को यहाँ पर भी हम 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड करेंगे। पहले पैराग्राफ में हम थोड़ा हालचाल पूछ लेंगे, तुम कैसे हो, मैं ठीक हूँ, अंकल आंटी ठीक है कि नहीं, ऐसे कुछ पूछेंगे। फिर सेकंड पैराग्राफ में पूरा एक्सप्लेन करके हम लिखेंगे कि हमने बर्थडे पार्टी कैसे मनाया। थर्ड पैराग्राफ में वापस से कुछ फॉर्मेलिटी मेंटेन करते हुए, जैसे कि अपना ध्यान रखना, ये चिट्ठी मिलते ही अपना आंसर दूसरी चिट्ठी में लिख के मुझे भेजना, ऐसा कुछ हमको बोलना होता है। ठीक है, इस तरह से हम बॉडी ऑफ द लेटर को 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड करेंगे। तो चलिए चेक कर लेते हैं मैंने यहाँ पर पैराग्राफ में क्या क्या लिखा है। फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने लिखा है हाउ आर यू, आई एम फाइन हियर, मैं यहाँ पर अच्छा हूँ। कन्वे माई रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंटी, डू यू मिस मी, आई मिस्ड यू ए लॉट ऑन माई बर्थडे। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लिखेंगे बर्थडे पार्टी हमने कैसे मनाया। दिस टाइम आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे हियर इन द इस्कॉन टेम्पल। इस बार मैंने अपना बर्थडे मनाया इस्कॉन टेम्पल में। ऑल माई फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स वेर इन्वाइटेड, मैंने अपने सारे दोस्तों को, रिलेटिव्स को इन्वाइट किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेंट टू द टेम्पल विथ मम्मी एंड पापा इन द मॉर्निंग, देयर वी टुक प्रसाद आफ्टर मॉर्निंग प्रेयर। वहां पे प्रेयर के बाद जो प्रसाद मिलता है वो हमने खाया। देन वी क्लिक्ड सम फोटोज, फिर हमने वहां पर कुछ फोटोज क्लिक किए। बाय 12 PM ऑल गेस्ट रीच देयर, 12 बजे तक सारे गेस्ट वहां पर आ गए। एवरीवन हैड देयर लंच आफ्टर दर्शन ऑफ लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा के दर्शन के बाद सबने अपना अपना लंच किया। एट लास्ट एवरीवन विश्ड एंड ब्लेस्ड मी। इन द इवनिंग वी अरेंज्ड ए पार्टी ओनली फॉर माय फ्रेंड्स। इवनिंग में मैंने सिर्फ अपने दोस्तों के लिए एक पार्टी अरेंज किया था। फर्स्ट आई कट द केक, सबसे पहले मैंने अपना बर्थडे केक कट किया। एंड देन हैड ए पिज्जा पार्टी, फिर सबने पिज्जा मिलके खाया, जिसको हम बोलते हैं ना पिज्जा पार्टी। हमने एक पिज्जा पार्टी किया विथ माय फ्रेंड्स। एट लास्ट वी ऑल डांस टू बॉलीवुड म्यूजिक, फिर हम सब ने मिलके बॉलीवुड म्यूजिक पे डांस किया। दिस वॉज द टाइम व्हेन आई मिस्ड यू वेरी मच।
ये वही समय था जब मैंने तुमको बहुत ज्यादा मिस किया। ट्राई टू कम हियर ड्यूरिंग क्रिसमस हॉलीडेज। क्रिसमस हॉलीडेज में यहाँ पे आने की कोशिश करना। वी विल रिकॉर्ड डांस वीडियोस अगेन लाइक बिफोर। जैसे हम पहले करते थे, अपने डांस वीडियोस को रिकॉर्ड करते थे, वैसे ही हम वापस से करेंगे। ऑल्सो वी विल विजिट मेनी प्लेसेस हियर। और हम यहाँ पर बहुत सारी जगह घूमेंगे भी। ये हो गया हमारा सेकंड पैराग्राफ। अब लिखेंगे हम थर्ड पैराग्राफ, दैट इज आई होप यू विल आंसर माई लेटर वेरी सून। मुझे आशा है कि जल्द ही तुम मेरे लेटर का आंसर दोगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अपना ध्यान रखना। फिर एक लाइन छोड़ के आपको लिखना है योर्स लविंगली सुरेश। यहाँ पे खत्म होता है हमारा इनफॉर्मल लेटर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। अब पैराग्राफ लिखना है आपको। यहाँ पे दो ऑप्शन है आपको। पहला है दिवाली सेलिब्रेशन इन माई कॉलोनी। नेक्स्ट है बैड इफेक्ट्स ऑफ वॉचिंग टेलीविजन। इन दोनों में से कोई एक टॉपिक के ऊपर आपको पैराग्राफ लिखना है। तो सबसे पहले फर्स्ट वन, दिवाली सेलिब्रेशन इन माई कॉलोनी। इसके ऊपर पैराग्राफ कैसे लिखना है चलिए देख लेते हैं। तो कुछ इस तरह से हम पैराग्राफ लिखेंगे। सबसे पहले हेडिंग में दिवाली सेलिब्रेशन इन माई कॉलोनी। नेक्स्ट हम जो भी लिखेंगे एक ही पैराग्राफ लिखेंगे, 2-3 पैराग्राफ नहीं बनाएंगे यहाँ पर। तो मैंने लिखा है यहाँ पर दिवाली इज ए फेमस हिंदू फेस्टिवल। दिवाली एक बहुत ही फेमस हिंदू फेस्टिवल है। इट इज कॉल्ड एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। इसको हम लाइट्स का फेस्टिवल भी बोलते हैं। इट इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ कार्तिक। कार्तिक के महीने में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। दिस ईयर आई सेलिब्रेटेड दिवाली इन आवर कॉलोनी ग्राउंड। इस साल मैंने दिवाली अपनी कॉलोनी ग्राउंड के अंदर ही सेलिब्रेट किया। ऑल द कॉलोनी मेंबर्स गैदर्ड एट द कॉलोनी ग्राउंड इन द इवनिंग। इवनिंग में सारे कॉलोनी मेंबर्स कॉलोनी के ग्राउंड में इकट्ठा हो गए। ऑल हैव ड्रेस्ड अप नाइसली विथ ट्रेडिशनल क्लोथ्स। सबने ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहन रखे थे। फायर क्रैकर्स हैव बीन अरेंज्ड बाय आवर कॉलोनी मेंबर्स। कॉलोनी की तरफ से फायर क्रैकर्स अरेंज किए गए थे। फायर क्रैकर्स मीन्स पटाखे। फर्स्ट ऑफ ऑल ए स्मॉल पूजा वॉज डन। सबसे पहले तक छोटी सी पूजा की गई। माई फादर टोल्ड मी दैट दिस पूजा इज डन फॉर द सेक ऑफ आवर एंसेस्टर्स। ये जो पूजा है हमारे एंसेस्टर्स के लिए किया जाता है, ऐसा मेरे फादर ने मुझे बताया। आई चांटेड अलॉन्ग विथ ऑल पीपल। सारे पीपल के साथ मैं चांट करने लगी। चांट करना मतलब जप करना, कोई मंत्र बोलना। तो सारे लोगों के साथ मैं भी चांट करने लगी। क्या चांट करने लगी? रेस्पेक्टेड एंसेस्टर्स come from the dark and go into the light. This was the ritual of दिवाली पूजा। ये दिवाली पूजा की रिचुअल थी। Then we cracked small colorful firecrackers. फिर हमने छोटे छोटे कलरफुल पटाखे फोड़े। I enjoyed this दिवाली a lot. इस दिवाली मैंने बहुत अच्छे से एंजॉय की। I learned a lot of new things this year. इस साल मैंने बहुत सारी नई नई चीजें सीखी। देख लेते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा। बैड इफेक्ट्स ऑफ वॉचिंग टेलीविजन। इसमें हमको लिखना है एवरीवन लव्स टू वॉच प्रोग्राम्स, मूवीज एंड सीरियल्स ऑन द टेलीविजन। सबको टीवी के ऊपर प्रोग्राम्स, मूवीज, सीरियल्स देखना बहुत पसंद है। किड्स स्पेशली लव्स टू वॉच कार्टून्स। स्पेशली किड्स को कार्टून देखना बहुत पसंद है। बट वॉचिंग टेलीविजन इज नॉट गुड फॉर अस। लेकिन टेलीविजन देखना हमारे लिए अच्छा नहीं है। इट हैज मेनी बैड इफेक्ट्स। इसके बहुत सारे बैड इफेक्ट्स होते हैं। वॉचिंग टेलीविजन फॉर ए लॉन्ग टाइम कैन हार्म आवर आईज। लंबे टाइम तक अगर टेलीविजन देखने लगे तो इट कैन हार्म आवर आईज। सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द टेलीविजन फॉर टू लॉन्ग मे कॉज ओबेसिटी। टीवी के सामने बहुत देर तक बैठे रहना मोटापा का कारण हो सकता है। ओबेसिटी मीन्स मोटापा। ग्रेजुअली इट विल क्रिएट बैड हैबिट्स लाइक लेजीनेस एंड लैक ऑफ इंटरेस्ट इन अदर एक्टिविटीज। धीरे धीरे क्या होगा, बाकी चीजों में हमारी इंटरेस्ट कम होने लगेगी और हम लेजी होने लगेंगे। इट ऑल्सो कॉजेज हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक लर्निंग डिसेबिलिटीज। इससे हमारे पढ़ाई में भी बहुत सारे बैड इम्पैक्ट आ सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन प्रॉब्लम हो सकता है। इन ऑल वॉचिंग टेलीविजन इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। टोटली देखा जाए तो टीवी देखना ना एक वेस्ट ऑफ टाइम है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Next है question number 5. Complete the following dialogues with any 4 modals from the bracket given below. Use a modal only once. Modal means helping verbs. जैसे eating एक verb है, लेकिन is eating हम बोलते हैं ना, तो eating से पहले जो हमने use किया is, that is an helping verb. ठीक है, जितने भी helping verbs है is, are, was, had, have, ये सबको हम बोलते हैं modals. जैसे कि मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा है, देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स। मैं, शुड, कैन, मस्ट, नीड टू, यूज टू, ये सब हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिनको कि हम बोलते हैं मॉडल्स। ठीक है, इनमें से कुछ चूज करके आपको ब्लैंक्स फिल करना है। सो फर्स्ट वन इज अजय। अजय बोलता है आनंद हैड ए फीवर लास्ट वीक। आनंद को लास्ट वीक फीवर हुआ था। ही डैश टेक ए गुड रेस्ट। तो हमको यहाँ पे फिलअप करना है शुड। ही शुड टेक गुड रेस्ट। नेक्स्ट सुमन। सुमन बोलती है यस ही डैश और ही विल फॉल इल अगेन। उसको रेस्ट करना चाहिए, नहीं तो वापस से वो बीमार हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ब्लैंक्स में क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे मस्ट। ही मस्ट और ही विल फॉल इल अगेन। नेक्स्ट है अजय। अजय बोलता है ही डैश टेक ग्रैंड मदर्स नेचुरल क्योर्स। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे कैन। ही कैन टेक ग्रैंड मदर्स नेचुरल क्योर्स। फिर सुमन बोलती है यस वी डैश रिमेंबर हाउ इफेक्टिव दे आर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी नीड टू रिमेंबर।
how effective they are. Next question. Question number 6. Complete the stanza with rhyming words at the end of each line. हर लाइन के एंड में आपको rhyming words लगाना है. I fly high, I fly low. But one thing I surely, low के साथ rhyming क्या होगा? No. But one thing I surely know. K-N-O-W, no. Whenever I wish to rest, my little nest is the, रेस्ट के साथ राइमिंग क्या होगा? जिसमें लास्ट में टी रहेगा, दैट इज बेस्ट. Whenever I wish to rest, my little nest is the best. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ. Fill in the blanks with the past perfect forms of the verbs given within the brackets. ब्रैकेट के अंदर जो भी वर्ड्स दिए गए हैं उनका पास्ट परफेक्ट फॉर्म आपको यहाँ पर लिखना है. फर्स्ट वन इज प्रभात डैश ऑलरेडी डैश हिज होमवर्क बिफोर गोइंग टू द बैडमिंटन मैच. हमको यूज करना है फिनिश शब्द का पास्ट परफेक्ट वाला फॉर्म. तो फिनिश का पास्ट परफेक्ट क्या है? हैड फिनिश्ड. तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रभात हैड ऑलरेडी फिनिश्ड हिज होमवर्क बिफोर गोइंग टू द बैडमिंटन मैच. नेक्स्ट, सूर्या डैश बास्केटबॉल फॉर इयर्स बिफोर ज्वाइनिंग द स्कूल्स बैडमिंटन टीम. यहाँ पे वर्ड है प्ले. प्ले का पास्ट परफेक्ट फॉर्म क्या है? हैड प्लेयर्ड. सो यहाँ पे हम फिल कर देंगे ब्लैंक्स में. सूर्या हैड प्लेयर्ड बास्केटबॉल फॉर इयर्स बीइंग ज्वाइनिंग द स्कूल्स बैडमिंटन टीम. नेक्स्ट, बाय द टाइम प्रभात अराइव्ड सूर्या डैश ऑलरेडी डैश सेवरल मैचेस विन. तो यहाँ पे विन का पास्ट परफेक्ट फॉर्म है हैड वन. तो हम लिखेंगे बाय द टाइम प्रभात अराइव्ड सूर्या हैड ऑलरेडी वन सेवरल मैचेस. नेक्स्ट वन, द न्यू स्टूडेंट सूर्या डैश प्रभात बिफोर कमिंग टू द स्कूल नेवर मीट. इसका पास्ट परफेक्ट फॉर्म हो जाएगा हैड नेवर मेट. तो हम लिखेंगे द न्यू स्टूडेंट सूर्या हैड नेवर मेट प्रभात बिफोर कमिंग टू द स्कूल. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ. यूज द फॉलोइंग डिस्क्राइबिंग वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट टू क्रिएट 6 सेंटेंसेस बेस्ड ऑन द पिक्चर. नीचे जो पिक्चर दिया गया है उसको देख के आपको 6 सेंटेंसेस लिखना है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर जो वर्ड्स दिए गए हैं उनको भी यूज करना है. तो ब्रैकेट के अंदर कौन कौन से वर्ड दिए गए हैं? पॉइंटेड, ग्रीन, थिन, ब्राउन, स्मॉल, वुडन, हैंगिंग, राउंड. चलिए देख लेते हैं हमारे 6 सेंटेंसेस. सो मैंने यहाँ पे लिखा है फर्स्ट सेंटेंस, द बर्ड हैज ए पॉइंटेड बीक, इट इज सिटिंग आउटसाइड ए स्मॉल नेस्ट ऑन द ट्री, इट इज अ हैंगिंग नेस्ट, the round entrance of the nest is very attractive. Next, the brown roof of the nest gives it a house-like appearance. Next, last sentence है, the branches of the tree are full of green leaves. Next, question number 9 है, read the following sentences and circle the verbs. अब नीचे दिए गए sentences को पढ़ना है और उसमें verb क्या है उसको circle करना है. So first sentence is, everyone was discussing their game and how Prabhat had played so well. यहाँ पे verb है was discussing, ये एक verb है. Next, had played, ये भी एक वर्ब है. इन दोनों को सर्कल कर दीजिए. नेक्स्ट, he had won the game but he did not feel as he usually did. had won, ये जो है ये एक वर्ब है, इसको सर्कल कर दीजिए. did not feel, ये भी एक वर्ब है, इसको भी सर्कल कर दीजिए. नेक्स्ट है सेक्शन सी, आंसर एनी 5 क्वेश्चंस. कोई भी 5 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है. क्वेश्चन नंबर 10, why do you think प्रभात cheated in the beginning to win the badminton match against सूर्या. तो हम आंसर लिखेंगे प्रभात could not accept defeat. प्रभात को हार मानने की आदत नहीं थी, वो डिफीट को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाता था. इफ ही हैड लॉस्ट द गेम, अगर वो गेम हार जाता, ही वुड हैव फेल्ट अनहैप्पी, वो दुखी हो जाता. सो प्रभात चीटेड इन द बिगिनिंग टू विन द बैडमिंटन मैच अगेंस्ट सूर्या. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11. रीड द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द पोम एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. चलिए देख लेते हैं पोम क्या लिखा है यहाँ पर. आई थॉट द वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ एंड नेशल्ड बाय माई मदर. मुझे लगा कि पूरी दुनिया स्ट्रॉ से बनी हुई है और पूरी दुनिया जो है वो मेरी मदर से प्रोटेक्टेड है. नेशल्ड है मतलब प्रोटेक्टेड है. पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, हु लिव्ड इन द नेस्ट अलोंग विद द बेबी बर्ड. यहाँ पे बेबी बर्ड के साथ और कौन रहता था नेस्ट पे? तो मदर बर्ड है ना. तो यहाँ पे लिखेंगे द मदर बर्ड लिव्ड इन द नेस्ट अलोंग विद द बेबी बर्ड. सेकंड क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन. द बर्ड थॉट द वर्ल्ड वाज मेड ऑफ स्ट्रॉ बिकॉज, उसको ऐसा क्यों लगा कि पूरी दुनिया जो है वो स्ट्रॉ से बनी हुई है? क्योंकि जब उसने आंख खोला तो उसको चारों तरफ से स्ट्रॉ ही दिखाई देता था और कुछ नहीं वो देख पाता था, इसीलिए उसने सोचा कि पूरी दुनिया जो है स्ट्रॉ से बनी हुई है. तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी, इस नेस्ट वाज मेड ऑफ स्ट्रॉ. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. विच वर्ड टेल्स अस दैट द बेबी बर्ड वाज वार्म एंड कंफर्टेबल. बेबी बर्ड जो है वो वार्म एंड कंफर्टेबल है, ऐसा कौन से वर्ड से हमको पता चलता है? नेसल्ड. नेसल्ड वर्ड से हमको पता चलता है. तो लिखेंगे द वर्ड नेसल्ड टेल्स अस दैट द बेबी बर्ड वाज वार्म एंड comfortable. Next question number 12. What was Dadi's final advice to Vikram and Vaivavi? विक्रम एंड वैभवी के लिए दादी की फाइनल एडवाइस क्या थी? कि विदाउट एल्डर्स परमिशन वो लोग स्पाइसेस एंड हर्ब्स को एज रेमेडी यूज ना करें. वही हम लिखेंगे आंसर में.
Dadi's final advice to Vikram and Vaibhavi was to use the spices and herbs as remedies under the supervision of elders. Next question number 13. Read the lines and answer the following questions. चलिए lines पढ़ लेते हैं. When blue dark turns to black, cold grass aches our feet, trees creep close, गेम इज ओवर, नाइट विंस. यहाँ पे क्वेश्चन है, गिव वन रीजन वाई द ग्रास इज कोल्ड. अगर आपने पोम पढ़ा होगा तो जब शाम होती है, ब्लू डार्क मीन्स जैसे जैसे अंधेरा आता है, टर्न्स टू ब्लैक मीन्स जब रात हो जाती है, ठंड बढ़ने लगती है, टेम्परेचर फॉल डाउन हो जाता है, तो ग्रास जो है रात में धीरे धीरे ठंड होने लगती है ना. और बच्चे जो थे वो खाली पैर में ग्रास के ऊपर दौड़ रहे थे, खेल रहे थे, इसीलिए उनके पैर को वो ग्रास जो है ठंड लगने लगी और उसके वजह से उनका पैर दुखने भी लगा. और यही बात हमको यहाँ पर लिखना है कि रात होने की वजह से टेम्परेचर गिर गई, जिसकी वजह से ठंड बढ़ गई. द ग्रास इज कोल्ड बिकॉज इट इज इवनिंग टाइम एंड द टेम्परेचर टिपिकली ड्रॉप्स एट नाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस सुटेबली. द चिल्ड्रंस फीट आर एकिंग बिकॉज डैश. चिल्ड्रंस के पैर जो है वो दुख रहे थे, क्यों? क्योंकि वो दिन भर खेल रहे थे. वही चीज हमको यहाँ पर लिखनी है. द चिल्ड्रंस फीट आर एकिंग बिकॉज दे हैव बीन रनिंग एंड प्लेइंग barefoot on the cold grass. Next है question number 14. What was the launch of the WHO M Yoga app? Tell us about the importance of yoga. ये जो WHO M Yoga app है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इससे हमको क्या सीखने को मिलता है, ये आपको बताना है यहाँ पर. So the answer will be the WHO M Yoga app was launched on 20th June 2021. 2020 जून को WHO M Yoga app लॉन्च किया गया था. This app teaches and supports yoga practice through video and audio files. ये ऐप जो है ऑडियो वीडियो फाइल के थ्रू लोगों को सिखाता है कि योगा कैसे करते हैं और उनको सपोर्ट भी करता है कि योगा करो. लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द एम ऑफ योगा? योगा का एम क्या है? आंसर विल बी, द एम ऑफ योगा इज टू यूनाइट माइंड एंड बॉडी, थॉट एंड एक्शन एंड ब्रिंग हार्मोनी बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर, लीडिंग टू गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग. हमारी माइंड, हमारी बॉडी, हमारे थॉट्स, एक्शंस, इन सब के बीच एक हार्मोनी लानी है, तालमेल लाना है और ह्यूमंस एंड नेचर के बीच में एक बॉन्ड बिल्ड करना है ताकि हमारी हेल्थ जो है वो अच्छा इंप्रूव कर सके. ये है योगा का एम, वही हमने यहाँ पर लिखा है. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पेपर खत्म होता है. कोशिश करूंगी क्लास 6 के और भी वीडियोस में ला सकूं क्योंकि आपका सिलेबस चेंज हो चुका है. तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ. कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए. वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू.